डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स के केस स्टडी क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। जैसे कि आपको पता है कि इस बार सीबीएसई ने जो न्यू एग्जाम स्कीम है उसमें केस स्टडी क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हुए हैं। आपने 2023 का क्वेश्चन पेपर देखा होगा। उसमें सेक्शन ई के अंदर 2 केस स्टडी क्वेश्चंस आए थे बच्चों। दोनों 4 मार्क्स के थे। इन टोटल 8 मार्क्स के केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं। बच्चों, केस स्टडी क्वेश्चंस जो होते हैं ये बहुत ईज़ी होते हैं और मेरे ख्याल से 8 मार्क्स लाना आपके लिए आपके हाथ में है। कम से कम आप इनको तो सिक्योर कर ही सकते हो। ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल्स होते नहीं है इसके अंदर और बहुत ईज़ी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। यानी अगर बेसिक सी थ्योरी आपके रेडी है, तो आप इनको बहुत ईज़िली इन क्वेश्चंस को आप हैंडल कर सकते हो। थोड़ी-सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे आपने देखा होगा हिंदी और इंग्लिश के अंदर एक पैराग्राफ आता है, उस पैराग्राफ पैसेज जो आता है, उस पैसेज के बेस पे आप आंसर देते हो। कुछ उसी तरीके से है लेकिन एज़ इट इज़ उस तरीके से नहीं है। इसमें एक पैराग्राफ दिया जाएगा आपको और उसको रीड करना है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे लेकिन डायरेक्ट उसके अंदर से आपके नहीं निकलेंगे। एक्चुअली आपके चैप्टर की थ्योरी तो रेडी होनी ही चाहिए, ठीक है? तो बच्चों, मैं आपके लिए ये केस स्टडी क्वेश्चंस जो है चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड उसके सॉल्व कर रहा हूँ। अलग-अलग बुक्स के क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ मैं, एमटीजी और एग्ज़ाम आइडिया, अलग-अलग बुक्स हैं मेरे पास, उनके क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो आप प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस की अपने लेवल पे और भी अगर आपको कहीं पर भी केस स्टडी क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप उनको सॉल्व करें। प्रैक्टिस जो है आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। केस स्टडी क्वेश्चन फर्स्ट। स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन नेचर इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। आपको पता ही है सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो होता है नेचर के अंदर वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल होता है। उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको क्वांटम ऑफ चार्ज कहते हैं और इससे छोटा चार्ज बच्चों पॉसिबल नहीं है। ड्यूरिंग फ्रिक्शन इट इज ओनली द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच मेक्स द बॉडी चार्ज्ड। हेंस नेट चार्ज ऑन एनी बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्यू इक्वल टू एनी। क्या कहना चाह रहा है बच्चों कि जब आप कोई भी दो बॉडी आपके पास कोई भी एक दो बॉडी अगर आप उनको आपस में रब करते हो तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। यानी जो बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन के इंटीजर फॉर्म में आएगा। अगर इस बॉडी ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो इस पे 2 प्लस आएँगे तो इसके ऊपर चार्ज आएगा +2 ही और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इस पे चार्ज आएगा -2 ही। तो कोई भी बॉडी पे जो चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की फॉर्म में आता है 1e, 2e, 3e इस तरीके से। अगर पॉजिटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही गेन कर रही है बॉडी तो नेगेटिव चार्ज आएगी। तो कोई भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है आप उसको Q इक्वल टू NE लिख सकते हो। N जो है बच्चों ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। आगे रीड कर लेते हैं इसको। यहाँ पर ये वेयर n लिखा हुआ है ना। हेंस नो बॉडी कैन हैव अ चार्ज रिप्रेजेंटेड एज 1.e, 2.7e, 2e/5 एटसेट्रा। यानी कहने का मतलब चार्ज जो होता है टोटल बॉडी का चार्ज होता है वो e का फ्रैक्शन नहीं हो सकता। यानी आपको किसी बॉडी पे चार्ज जो है e होता कैसे है 1e, 2e, 3 होता है, लेकिन 1e, 2e, 3 ऐसा होता है। अगर आप कहोगे भाई 1.5 ही किसी बॉडी पे चार्ज होगा तो 1.5 इलेक्ट्रॉन तो कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं आप। तो ऑब्वियसली मिनिमम चार्ज जो होता है वो ई होता है और ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसको कहते हैं चार्ज क्वांटिजेशन। ये सब थ्योरी में पढ़ाया हुआ है बच्चों आपको। तो इसको मैं पूरा डिटेल से थ्योरी को डिस्कस तो कर नहीं रहा हूँ। ये आपकी थ्योरी थोड़ी बहुत रेडी होनी चाहिए। रिसेंटली इट हैज बीन डिस्कवर्ड दैट एलिमेंट्री पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर एलिमेंटल यूनिट्स कॉल्ड क्वार्क। देखो बच्चों, रिसेंटली न्यूक्लियस के अंदर कुछ पार्टिकल्स मतलब ये देखा गया है कि जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये भी कुछ एलिमेंटल पार्टिकल्स होते हैं, क्वार्क पार्टिकल्स कहते हैं, उनसे मिलकर के बनते हैं। दो पार्टिकल्स होते हैं, एक अप क्वार्क होता है U और एक डाउन क्वार्क होता है T। अप क्वार्क का चार्ज होता है 2e/3 और डाउन क्वार्क का होता है -e/3। तो वैसे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है चार्ज इलेक्ट्रॉन की फ्रैक्शन फॉर्म में है, लेकिन एक्चुअली ये आपस में जब क्वार्क आपस में ऐड होते हैं, ये अप क्वार्क डाउन क्वार्क आपस में ऐड होते हैं तो टोटल चार्ज कुल मिलाकर के ये रूल को फॉलो करेगा, यानी चार्ज क्वांटिजेशन वायलेट नहीं होगा, ठीक है? अब बच्चों देखो मैं क्वेश्चंस को रीड करना शुरू करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं करता इलेक्ट्रिक चार्ज। टोटल चार्ज कंजर्वेशन होता है बिल्कुल, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज बिल्कुल होता है, टू टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं, यस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, सर्कुलर लाइंस ऑफ फोर्स। बच्चों देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर्कुलर नहीं हो सकती। सर्कुलर होने का मतलब है जहां से स्टार्ट हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वापस वहीं आ जाए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकली है वापस पॉजिटिव में एंटर कर जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती है ना, क्लोज लूप जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाती है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है, ठीक है ना? क्योंकि एक्चुअली सिंगल चार्ज यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है। अकेला पॉजिटिव भी हो सकता है, अकेला नेगेटिव भी हो सकता है। आगे अपन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे, वहां पर आपको पता चलेगा वो क्लोज लूप बनाती है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल। तो बच्चों जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि कोई चार्ज पॉसिबल है कि नहीं, तो आपको Q इक्वल टू एनी फॉर्मूला लगाना है और N आपको फाइंड आउट करना है। N का फॉर्मूला होगा Q/E। जब ये N की वैल्यू आप निकालोगे तो ये हमेशा इंटीजर फॉर्म में आनी चाहिए, 1 2 3
इस तरीके से आनी चाहिए, ये डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली आप समझ जाओगे अगर ये डेसिमल में आती है तो वो चार्ज बॉडी का क्यू चार्ज पॉसिबल नहीं होगा, और एन अगर इंटीजर फॉर्म में आती है तो चार्ज पॉसिबल होगा। ठीक है, तो जैसे इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल है और कौन सा नहीं है, तो बच्चों देखो मुझे डायरेक्ट पता है कि इसमें जो बी वाला चार्ज है वो पॉसिबल है। मैं निकाल के बताता हूँ आपको। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, देखिए चार्ज कितना दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। तो मैं n निकालना, तो n का फॉर्मूला होता है Q बाई ई। Q की वैल्यू है 3.2 इंटू 10⁻18 और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 ये इससे कट जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू, अब ये 10 की पावर -18 से -19 कट हो गई तो माइनस की 1 हो गई, 1 ऊपर चला जाएगा, माइनस का 1 10, यानी आपके 20। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20 आए बच्चों। 20 इलेक्ट्रॉन्स तो पॉसिबल है बिल्कुल, ये 20 तो इंटीजर नंबर है, तो इसलिए अपन कहेंगे ये वाला चार्ज पॉसिबल। अगर आप इन सब के लिए फर्स्ट ये ए सी और डी के लिए आप n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये इंटीजर फॉर्म में नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, if a charge on a body is 1 nanocoulomb then how many electrons are present in the body। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। बॉडी पे चार्ज कितना दिया हुआ है, 1 नैनोकूलम्ब। बच्चों ये नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9 कूलम्ब। ठीक है, और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं। वापस वही फॉर्मूला एन का क्या है, Q अपॉन ई। तो वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं बच्चों। Q की वैल्यू कितनी होती है, 1 इंटू 10⁻⁻9, Q की वैल्यू दी हुई है, और इसकी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब बच्चों देखिए 1 जो है ये 1, इसमें 1.6 का डिवाइड करेंगे आप तो 0.625 आएगा, और 10 की पावर -9 -19 से कट जाएगी तो 10 की पावर आ जाएगी माइनस, ये सॉरी नीचे आएगी 10 की पावर -10 आएगी। ठीक है, लेकिन ये -10 पावर जब ऊपर जाएगी तो ये -10 पावर +10 हो जाएगी। ये बच्चों, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये कट गया यहाँ 9 पावर 19 से, तो -10 रहेगी, -10 ऊपर चली गई तो +10 पावर हो गई। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये डेसिमल स्टेप जो है ये डेसिमल, इसको थोड़ा सा आगे ले लो आप, तो ये 6.25 इंटू 10⁻9 हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, तो ये बच्चों कौन सा ऑप्शन है, देखिए 6.25 इंटू 10⁻9, ये इसका डी आंसर है ना, डी वाला। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डी। देखिए बच्चों अब मैं फोर्थ क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ। इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1, ये 1 कूलम्ब है ना, खाली 1 लिखा हुआ, 1 कूलम्ब फ्रॉम इट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर पार्ट। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो बॉडी है उस बॉडी के पास जो टोटल चार्ज उसको 1 कूलम्ब चार्ज देना है ना, टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम्ब। तो पहले अपन 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, n फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता ही है Q इक्वल टू एन ही होता है, तो मैं सीधा n इक्वल टू लिख लेता हूँ Q बाई ई। आपको n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो टोटल ये चार्ज की वैल्यू है 1 और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19। अब ये 1 का डिवाइड करोगे आप, n की वैल्यू आएगी 0.625 और ये 10⁻19 जो ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस की हो जाएगी है ना, माइनस की 19। इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख लेता हूँ, एक पॉइंट डेसिमल को मैं आगे सरका देता हूँ, 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन हमें बॉडी से ट्रांसफर करने हैं। और बच्चों देखो इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं तो हमें कितना टाइम लगेगा। अब क्वेश्चन ने ये क्या कहा, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन है वो ये कहना चाह रहा है कि बॉडी जो है वो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एवरी सेकेंड जो है रिलीज कर रही है, 1 सेकेंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है हियर, अब 10⁻9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड। तो बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको आप 10⁻9 को नीचे भेज दो, कितने सेकेंड लगेंगे। ठीक है, अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉडी से ट्रांसफर करने हैं, ये देखिए ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है 6.25, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, इसमें कितना टाइम लगेगा, 6.25 इंटू 10⁻8 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने हैं आपको, तो कितना टाइम लगेगा। तो 1/10⁻9 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.25 इंटू 10⁻8, क्लियर, 10⁻18 है ना, 8 नहीं। अब बच्चों देखिए ये 18 है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें ट्रांसफर करवाने। अच्छा अब ये जो टाइम आ रहा है वो सेकंड के अंदर आ रहा है,
और हमें जो है क्वेश्चन ने जो ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शंस में आप देख लीजिए, यहाँ पे जो ये ऑप्शंस है उनमें ईयर्स में कन्वर्ट करना है। तो ये टाइम तो आ गया हमारे पास, लेकिन इसको ईयर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए ये जो है 6.25 इंटू 10 रेज टू 18 पावर है, ये 9 पावर 18 पावर से अगर मैं बच्चों कट कर दूं तो ये जो पावर रह जाएगी मेरे पास, जो ये पावर रह जाएगी, ये कितनी रह जाएगी, 9 पावर रह जाएगी। ठीक है, अब ये सेकंड के अंदर आ रहा है, किस में आ रहा है, सेकंड में। और सेकंड को अगर मैं ईयर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो पहले सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 60 का डिवाइड करना है, फिर मिनट को आपको आर में कन्वर्ट करने के लिए और 60 का डिवाइड करना है, आर को आपको डेज में कन्वर्ट करने के लिए 24 का डिवाइड करना है, और डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 365.25 कर सकते हो, लेकिन 365 का डिवाइड कर दो। तो बच्चों ये डिवाइड करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो ये आएगा, ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा 198.19 ईयर्स, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पॉलिथीन पीस rubbed with wool is found to have a negative charge, this calculate the number of electron transfer। इसमें अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। नंबर क्वेश्चन है कितने इलेक्ट्रॉन जो है अपन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है, और कितना नेगेटिव चार्ज आ रहा है, 3.2 इंटू 10⁻⁻⁷ जो चार्ज की वैल्यू है 3.2 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम्ब, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n फाइंड आउट करना है। तो जो n का क्या फॉर्मूला है, Q/E, Q की वैल्यू तो आपके पास 3.2 इंटू 10⁻⁻⁷ और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जिसे डिवाइड हो गया 2 टाइम्स, और ये जो 19 पावर है बच्चों, ये पावर 7 पावर से कट जाएगी, तो 10 की पावर -12 रह जाएगी, और 12 पावर ऊपर जाएगी तो आपके n की वैल्यू जो आ जाएगी 2 इंटू 10⁻² इतने इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉडी से ट्रांसफर होंगे। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, 2 इंटू 10⁻12 जो है ए ऑप्शन है, तो इसका आंसर जो होगा बच्चों ए होगा। अब नेक्स्ट अगला केस स्टडी क्वेश्चन अपन रीड करते हैं। देखिए हम केस स्टडी क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। अ चार्ज इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ द मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस and produces an electric and magnetic field. Charges are scalar in nature and they add up like real number. Also, the total charge of an isolated system is always conserved when the object rub against each other. Charges acquired by them must be equal and opposite. तो बिल्कुल सिंपल सी चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात की गई। चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वजह से बॉडी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। चार्ज स्केलर होता है, इसको अपन एड अप ऐसे करते हैं जैसे रियल नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है ना। और एक आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। जो ऑब्जेक्ट है जब इनको रब करते हैं तो दोनों बॉडीज इक्वल और अपोजिट चार्जेज आ जाती है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बेसिक चीजें हैं जो आपने थ्योरी में पढ़ी हुई है। और दो डायग्राम दिए हुए हैं आपके सामने, पॉजिटिव चार्ज जो है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ एंटर हो रही है। अब अपन क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, द कॉज ऑफ चार्जिंग इज। अब चार्जिंग का क्या रीजन है बच्चों, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, जब अपन दो बॉडी को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। तो मैं एक बार रीड कर लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स। गलत बात है, प्रोटॉन्स को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस। द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हो ही नहीं सकते हैं। नन ऑफ द अबव, ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है बी, तो इसका आंसर होगा बी। सेकंड देख लेते हैं, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। द ग्लास रॉड गिव्स प्रोटॉन, बेटा प्रोटॉन तो ट्रांसफर हो ही नहीं सकते, इसलिए रिजेक्ट करो इसको। The glass rod gives electron to silk when they are rubbed against each other, बिल्कुल सही बात है। डी ऑप्शन, the glass rod gains proton, प्रोटॉन आते ही हटा दो इसको। और जो डी ऑप्शन है उसको मैं देख लेता हूँ एक बार, the glass rod gains electron when they are rubbed against each other। तो बच्चों देखिए एक्चुअली ये डी और बी स्टेटमेंट आपको सही लग सकते हैं क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, पर एक्चुअली ग्लास जो है उसको जब रब करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करता है, बॉडी को इलेक्ट्रॉन देता है। तो ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन देता है, इस वजह से ग्लास जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जब जैसे कि आपके पास ग्लास की रॉड है और एक किसी या सिल्क का क्लॉथ है, तो जब आप इनको रब करोगे तो ग्लास जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और इस वजह से ग्लास के ऊपर जो है कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, पॉजिटिव, और सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो एक्चुअली इसका ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन बी है। और देख लेते हैं, इफ टू इलेक्ट्रॉन्स
are each 1.5 into 10 raised to minus 10 meter from a proton in opposite direction. The magnitude of the net electric force they will exert on the proton. अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ठीक है, और इनकी डिस्टेंस दी हुई है और प्रोटॉन के दोनों तरफ पड़े हैं, यानी बीच में जो है आपके प्रोटॉन पड़ा है, प्रोटॉन जो है बच्चों पॉजिटिवली चार्ज होता है और बराबर डिस्टेंस पे है 1.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 10 मीटर, और ये भी डिस्टेंस दी हुई है 1.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 10 मीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस दी हुई। तो अब बच्चों इस प्रोटॉन पे नेट फोर्स कितना लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको अपनी तरफ इधर अट्रैक्ट करेगा और ये जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली नेट फोर्स दोनों बराबर लगाएंगे, तो ये फोर्स और ये फोर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा डी होगा, इसका आंसर डी है, डी। नेक्स्ट अगले पार्ट पे आते हैं, फोर्थ नंबर। अ चार्ज इज प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी के साथ जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस करती है और एक्सपीरियंस करती है। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, बिल्कुल सही बात है। मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ओनली आ रहा है बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये है सी ऑप्शन, दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो है चार्ज की वजह से जनरेट होते हैं। नेक्स्ट डी फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। द कॉज ऑफ क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, चार्ज क्वांटिजेशन का क्या रीजन है, तो ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन ट्रांसफर होते ही नहीं है नीचे, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, बिल्कुल सही है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, ये बच्चों। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर केस स्टडी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन दी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है तो सिग्मा से डिनोट करता है और इसका फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। अब क्या कहना चाह रहा है ये, द सरफेस एरिया, द सरफेस चार्ज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉलो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैथमेटिकली टर्म ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर्मूला दिया गया है, चार्ज को डेल्टा क्यू कह दिया है और सरफेस एरिया को डेल्टा एस, ठीक है। अब दो शीट दी गई आपके सामने, ये ऐसे दो शीट दी गई, टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर on their inner faces, the plates having surface charge densities of opposite sign plus minus, ये सिग्मा है ना, having magnitude 8.85 into 10 raised to minus 12 कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। बच्चों अब देखो ये दोनों सरफेस की जो दो शीट पड़ी है, एक ये वाली शीट और एक ये वाली शीट, इन दोनों की डेंसिटी दी गई हमें कितनी, 8.8 इंटू ये 8.8 है ना, इंटू 10 रेज टू माइनस 12 कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, ओके। और ये द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज ई अपॉन सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, द फ्लक्स इज गिवन बाय दिस, और एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर है। खैर देखिए बच्चों, अपन तो इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ, बना देता हूँ। ये एक शीट है, ये एक शीट है, सही कर लेता हूँ मैं इसको थोड़ा। देखिए बच्चों, ये एक शीट है और ये एक शीट है मेरे पास। इस शीट को पॉजिटिव चार्ज दिया आपने, इसकी डेंसिटी प्लस सिग्मा है, और इसको आपने नेगेटिव चार्ज दिया है और इसकी डेंसिटी माइनस सिग्मा। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। पहला यहाँ पर निकालना है, एक फर्स्ट वाला ये जो रीजन है ये फर्स्ट, फिर आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालना है, ये सेकेंड रीजन, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पर निकालना है, थर्ड रीजन, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट पार्ट देखिए, इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो, E in the outer region first of the first plate A is, अब ये जो फर्स्ट वाली प्लेट है A, ये वाली प्लेट है और ये B वाली ये प्लेट है। अब ये यहाँ पर इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है बच्चों। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये जो प्लेट होगी, ये जो फर्स्ट वाली जो प्लेट होगी बच्चों, ये फर्स्ट वाली प्लेट जो है पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको इधर धक्का देगी, और जो सेकंड वाली जो प्लेट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, सेकंड वाली प्लेट नेगेटिव है तो वो इसको इधर की तरफ खींचेगी, यानी जो प्लेट नंबर ए का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा और प्लेट नंबर बी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट वाली जगह पे क्या होगा, फर्स्ट वाले प्लेस पे फर्स्ट,
तो ये दोनों अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई ए में से ई बी माइनस कर लेते हैं अपन। अब बच्चों आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या हो गया 0। तो इसका जो आंसर आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट अगला ऑप्शन, इसका ये जो ऑप्शन हो गया सी हो गया, सी करेक्ट है। नेक्स्ट अगला देखिए, ई इन द आउटर रीजन थर्ड ऑफ द सेकंड प्लेट बी। अब यहाँ पर बी पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे बच्चों तो 0 आएगा। देखिए ये जो थर्ड रीजन है, प्लेट नंबर बी का आउटर रीजन, इसमें ये फर्स्ट वाली जो प्लेट है, ये वाली बी वाली प्लेट जो है इसको अट्रैक्ट करेगी बी वाली, और ए वाली जो प्लेट है ये वाली पॉजिटिव वाली प्लेट, ये इसको रिपेल करेगी, ये प्लेट इसको रिपेल करेगी। तो अगेन अपोजिट है इसलिए यहाँ पर भी 0 होगा, तो इसका आंसर जो होगा सेकंड का वो भी 0 है। ठीक है, 0 होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर पार्ट देखिए, बिटवीन सेकंड दी प्लेट इज, ये जो सेकंड रीजन है आपको, ये वाला जो सेकंड रीजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपको। तो कैसे निकालेंगे बच्चों सेकंड वाले रीजन पे? देखिए सेकंड वाले रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट का किधर होगा, किस तरीके से, जो फर्स्ट वाली प्लेट है वो रिपेल करेगी, यानी ये वाली प्लेट इधर रिपेल करेगी ई ए, और बी वाली प्लेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी ई बी, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली जो है ये ऐड होंगे। तो मैं इस वाले रीजन पे निकाल देता हूँ। अब की बार निकाल रहे हैं अपन, कौन सा रीजन है, सेकंड रीजन, सेकंड रीजन है बीच में। सेकंड रीजन में ए और बी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों ऐड हो रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। ये है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम लेंगे आप 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा सिग्मा ऐड होकर 2 सिग्मा हो जाएंगे बच्चों, ये कट गया। और सिग्मा की वैल्यू जो है 8.858 इंटू 10 की पावर -12, और जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो भी 8.85 होता है, पर 8 लिख लेते हैं, 10⁻²⁰। तो ये कट के कितना आ गया 1 न्यूटन अपॉन कूलम। और 1 न्यूटन अपॉन कूलम जो है इसका ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। ये देखिए सेकंड का, ये जो सेकंड पार्ट है इसमें फर्स्ट आया आंसर, ठीक है ना, ए। सॉरी, ये जो क्वेश्चन था आपने कौन सा था, थर्ड वाला था, थर्ड में ये ए आया, आंसर जो आ गया वो ए आ गया, थर्ड का है ना, ये थर्ड पार्ट था, थर्ड क्वेश्चन था ये बच्चों। और ये फर्स्ट, और ये फर्स्ट था, और ये फर्स्ट था, और सेकंड के अंदर भी जो है वो 0 था। ठीक है, अब बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ ई फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ प्लेट ए एट अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर रेस्पेक्टिवली। अब बच्चों देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला देखिए आप, जो सिंगल प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, तो इनका जो रेशियो निकालेंगे इक्वल आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर रेशियो निकालोगे दोनों प्लेट्स की वजह से, ए और बी की वजह से, तो फर्स्ट का भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और सेकंड की वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर आ जाएगा 1:1। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बच्चों सी होगा। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेट, मेटल प्लेट, द गॉसियन सरफेस एनक्लोज्ड इज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है, तो गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए अगर प्लेट की वजह से, तो हमने ये थ्योरी में पढ़ा है कि अगर इस शीट की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमने जो गॉसियन सरफेस बनाया था वो सिलेंड्रिकल बनाया था, इसके अंदर इंसर्ट किया था हमने। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होना चाहिए, सिलेंड्रिकल। ठीक है, देखिए क्यूबिक भी ले सकते हैं इसमें, एनसीईआरटी बुक के अंदर क्यूबिक लिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए क्यूब भी इंसर्ट किया हुआ है, क्यूब भी ले सकते हैं। वैसे इसका आंसर सी और डी दोनों हो सकता है। अब बच्चों देखिए मेरे पास कुछ और केस स्टडी क्वेश्चन है, ये जो शीट है ये एमटीजी की है, तो इसको भी अपन सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों फर्स्ट पैसेज क्या कह रहा है, कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड है, तो अब ये पूरा रीड करेंगे अपन, यूं टाइम वेस्ट होगा। वैसे कूलम्ब लॉ के बारे में आपको पता ही है, कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² होता है, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के, चार्जेस के मैग्नीट्यूड के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है ना, ε0 एक कांस्टेंट है जिसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। ये सारी चीजें आपको पता है ऑलरेडी, है ना, थ्योरेटिकली। अब अपन सीधे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इन कूलम्ब लॉ F = K Q1 Q2 अपॉन r², देन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K डिपेंड्स। तो ये कांस्टेंट K जो है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस, फोर्स पे डिपेंड करता है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, यस। ये जो K कांस्टेंट है, जैसे आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है Gm1m2 अपॉन r², तो उसमें ये जो G होता है इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। ये किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, यानी अगर दो मासेस को आप कहीं पर भी रखोगे बच्चों,
अगर उन दोनों मासेस को आप किसी भी जगह पर रखोगे तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो कूलम्ब फोर्स आ रहा है, ये के आ रहा है, ये ऐसा नहीं है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के है वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, बाकी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पे डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं करता। तो इसका आंसर हो गया बी, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद ये जो सेकंड है, अब परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट का आपको डायमेंशन फार्मूला निकालना है। चलो यहाँ पर ट्राई करते हैं। एफ का फार्मूला, ये जो एफ का फार्मूला बच्चों, एफ का फार्मूला कूलम्ब फोर्स का जो फार्मूला आपके सामने है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। पहले मैं बता देता हूँ आपको, फोर्स की डायमेंशन जो होती है बच्चों M1 L1 T-2, और जो Q होता है चार्ज होता है, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, A1 T1 या T1 A1 कह देते हैं। T1 A1 है ना, TE, और R डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मीटर होता है L1। तो ये सारी वैल्यूज आप ऊपर रखिए बच्चों इस वाले इक्वेशन के अंदर। F की जगह अपन रख देते हैं M1 L1 T-2, ये कि नहीं पता अपन को अभी, और यहाँ पर इसकी वैल्यू Q की है T1 A1, और इस Q2 की भी T1 A1, और नीचे R स्क्वायर आ रहा है तो L2 हो जाएगा बच्चों। तो क्या आ गई K की डायमेंशन, देखिए ये M1 और ये L2 उधर जाएगा तो L3 हो जाएगा, T-2, और यहाँ पर नीचे कौन कौन आ जाएंगे, ये देखो T1 और T1 T2 हो गए, और ये A2 हो गए, और इक्वल टू K रह के। K की जो डायमेंशन आएंगी बच्चों M1 L3 T-4 और A-2, ये K के ही। अब K क्या होता है बच्चों, K होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। K क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और K की डायमेंशन आई M1 L3 T-4 और A-2। तो एप्सिलॉन नॉट की निकालनी है तो K की डायमेंशन का उल्टा होगा, क्योंकि 4 तो कांस्टेंट, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसको उल्टा कर दो आप तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आ जाएगी परमिटिविटी, M-1 L-3 T⁴ और A2 हो जाएगा ना, ये डायमेंशन। अब ये देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है, M-1 L-3 M-1 L-3 T4 और A2, ये जो है इसका आंसर होगा सी, ये सी हो गया। The force of repulsion between two charges of 1 coulomb kept 1 meter apart in vacuum is, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। ये कौन सा क्वेश्चन, थर्ड, थर्ड बिल्कुल इजी है। दो चार्ज है, दोनों चार्ज की वैल्यू जो है 1 कूलम्ब है, ये Q1 भी 1 कूलम्ब और Q2 भी कितना है बच्चों 1 कूलम्ब, और डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है 9 × 10⁹, Q की वैल्यू जो है 1 है, और इस Q2 की वैल्यू भी 1 है, अपॉन R की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बच्चों। तो कुल मिला के फोर्स आ जाएगा 9 × 10⁹। तो ये जो ऑप्शन है हमारे पास, देख लेते हैं 9 × 10⁹, सॉरी ये रहा बी। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, है ना, थर्ड का बी हो गया ये। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। तो आइडेंटिकल चार्जेस रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स इक्वल टू 10 milligram weight when they are 0.6 meter apart in air, the value of each charge is। तो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं, देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर, ठीक है। दो चार्ज है और वो इतने फोर्स को जो है, दोनों चार्जेस जो है वो 10 मिलीग्राम जो है वेट फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं। फोर्स की वैल्यू दे दी, पहले फोर्स का फॉर्मूला होता है के, और दोनों आइडेंटिकल चार्ज है, देखिए यहाँ पर दो आइडेंटिकल चार्ज है, यहाँ क्वेश्चन आइडेंटिकल का हुआ है, तो Q1 भी Q होगा, Q2 भी Q होगा, और डिस्टेंस इनके बीच की कितनी है 0.6 मीटर अपार्ट। खैर मैं एक बार आर स्क्वायर लिख लेता हूँ। F की वैल्यू है 10 मिलीग्राम वेट, और K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, और Q स्क्वायर हो गए, और R की वैल्यू 0.6 मीटर का स्क्वायर। अब बच्चों देखिए ये जो 10 और ये जो मिलीग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ये मिलीग्राम जो है किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब किलोग्राम वेट जो है, अभी ये किलोग्राम वेट है, किलोग्राम वेट, ठीक है, और ये 9 × 10⁹ है, ये Q स्क्वायर भी है ये, और ये 0.6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 10 है,
10 मिली, ये 10 इंटू 10⁻⁻, ये किलोग्राम जो है बच्चों तो आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए आपको जी से मल्टीप्लाई करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी की वैल्यू वैसे 9.8 होती है बच्चों, लेकिन मैं इजीनेस के लिए यहाँ पर कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं 10 रख लेता हूँ। तो ये जो किलोग्राम वेट है वो न्यूटन में कन्वर्ट हो गया। तो फोर्स की वैल्यू जो है मिलीग्राम वेट में दी थी, इसको मैंने कन्वर्ट करते करते फाइनली न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया। और ये 9 है, ये 10⁻⁹ भी है ये यहाँ पर, और ये क्यू स्क्वायर है ये अपॉन 0.6 का स्क्वायर होगा 0.36। ठीक है बच्चों, 9 से ये 0.36 कट करोगे तो 0.04 है, 0.04। अब फाइनली क्यू स्क्वायर निकालना अपन को, तो क्यू स्क्वायर को अलग कर लीजिए आप। तो कैसे करेंगे देखें, अब देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 10⁻³ और ये 10⁻1 और ये 10⁻1, 10 की 2 पावर हो गई, 2 पावर 3 पावर में से गई तो -1 पावर रह जाएगी। ठीक है, इंटू ये 0.04 उधर चला जाएगा, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.04, और अपॉन में कौन आ जाएगा बच्चों, ये 9 सॉरी 10⁻⁹ जो है नीचे आ जाएगा अपॉन। क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 पावर ऊपर चली जाएगी। या एक काम करते हैं अपन, ये पॉइंट हटा देते हैं, तो यहाँ पर ये 2 0 हो जाएंगे। 10 की पावर 11 हो गई, 9 पावर और 2 पावर 11 पावर, और एक वो ऊपर पावर है ही 4 इंटू 10⁻⁻12। अब आप यहाँ पे रूट ले लीजिए इसका, 4 का रूट होता है 2 और 10 की पावर -6 रह गया कुलाम, इसको आप कह सकते हो 2 माइक्रो कुलाम। तो आंसर आ गया हमारे 2 माइक्रो कुलाम। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चों, 4th नंबर था क्वेश्चन, और 2 माइक्रोग्राम डी ऑप्शन, तो इसका आंसर आ गया डी, डी आ गया। नेक्स्ट अगली प्रॉब्लम क्या है देख लेते हैं, इसी का 5th पार्ट है, कूलॉम लॉ फॉर द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस मोस्ट क्लोजली रिसेम्बल्स विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो कूलॉम लॉ जो है इसमें से किस लॉ पे किस लॉ के जैसा है, क्लोजली उसके जैसा है, तो यहाँ पर है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये उसी की तरह से सेट बैठ रहा है। न्यूटन्स जो ग्रेविटेशन लॉ है वो बिल्कुल सिमिलर कूलॉम लॉ की तरह, न्यूटन का जो ग्रेविटेशन लॉ है F = g m1m2/r², और कूलॉम लॉ है F = k q1q2/r²। दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ये मास के बीच में लग रहा है और ये चार्जेस के बीच में लग रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया बी। अब जो ये सेकंड क्वेश्चन जो है ये ऑलरेडी मैं पहले करवा चुका हूँ ऊपर, तो इसलिए इसको नहीं कर रहे हैं। उसके बाद 3rd नंबर प्रॉब्लम पे आ जाते हैं, केस स्टडी क्वेश्चन। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है, इसको मैं रीड कर लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब इज द सम ऑफ, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है, सम ऑफ फ्लक्सेस थ्रू इट्स 6 फेसेस। टोटल फ्लक्स जो होगा इन सारे 6 फेस जो है, ये क्यूब का आपको 6 फेसेस दिख रहे हैं, इनका टोटल सम होगा। कंसीडर अ क्यूब एज शोन इन फिगर हैविंग साइड्स ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, क्यूब की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो साइड जो है 10 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली इसका एरिया जो है, जब आप इसका सरफेस एरिया निकालेंगे ए, साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बच्चों साइड है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का डिवाइड करेंगे 0.1 मीटर, तो 0.1 का स्क्वायर करेंगे अगर हम, तो 0.01 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैग्नीट्यूड हैज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म हैज अ मैग्नीट्यूड, ई की वैल्यू आपको अवेलेबल है कितनी है, 4 × 10⁻³ न्यूटन अपॉन कूलम, and is parallel to xy plane at an angle 37 डिग्री measured from प्लस x डायरेक्शन। अब यहाँ पे ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको कि ये जो डायरेक्शन है, ये वाली जो डायरेक्शन है बच्चों, ये वाली, ये y है, और ये नीचे वाली जो ये है ये x डायरेक्शन, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस xy प्लेन के पैरेलल है, लेकिन x के साथ 37 डिग्री बनाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये x के साथ y की तरफ जो है कितना एंगल बना रहा है 37। अगर y के साथ अपन कहें तो 63 होगा। ठीक है, लेकिन अपन इसको x के साथ ही कंसिडर करेंगे। अब क्या कहना चाह रहा है, अभी अलग अलग फेसेस से फ्लक्स पूछ रहा है S6 और ये। अब बच्चों देखो एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट भी कर लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड x के पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड x के पैरेलल है, x y प्लेन के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली जो z है, जो z एक्सिस के, ये जो x y के जो पैरेलल जो प्लेन्स होंगे उनसे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। तो ये वाला जो सरफेस है, यहाँ दिखा देता हूँ आपको, देखिए ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो ऊपर वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस एक्स वाई के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली यहाँ से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। ऐसे कैसे, ये जो नीचे वाला फ्लक्स है, ये नीचे वाला जो सरफेस है ये भी एक्स वाई के पैरेलल है, तो
तो इन दोनों से फ्लक्स जो है वो पास नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब रिमेनिंग जो 4 फेसेस है, ये दोनों कौन से फेस है, एक तो S2 से जो फ्लक्स है वो 0 होगा, ये जो S2 वाला है फेस नंबर S2, और एक नीचे वाला फेस जो है ये S4 और S4 का फ्लक्स जो है वो क्या होगा, 0 होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। फ्लक्स थ्रू सरफेस S6 कौन सा है, नजर डालो आप। देखो ये पीछे वाला है, पीछे वाला। अब मैंने एक्चुअली इसको वापस रिमूव कर लेता हूँ आपके लिए, हटा देता हूँ। ये बच्चों अब आपको देखो ये S6 वाला जो फेस है कौन सा, वो पीछे वाला, पीछे वाला, जस्ट ये सबसे पीछे वाला है ना, क्यूब है, ये क्यूब का ये जो सबसे पीछे वाला जो सरफेस है ये S6 है, और इसके आगे जो सरफेस पड़ा है ये वाला जस्ट इसके आगे है, ये आपके है S5, ठीक है, S5, ये S5 है और पीछे वाला S6 है, ठीक है ना, ये S5 है और पीछे वाला S6 है। तो S6 से मुझे कितना फ्लक्स पास होगा वो फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए जो S6 पड़ा है ये, इसका जो नॉर्मल होगा वो किसके अलॉन्ग होगा, तो ये पीछे की तरफ है तो इसका नॉर्मल उस पीछे जो एक्सिस जा रही है उसके अलॉन्ग होगा। पीछे कौन सी एक्सिस जा रही है, सामने जो जा रही है बच्चों वो x जा रही है, तो पीछे की तरफ जो होगी वो -x होगी, तो उस डायरेक्शन में इसका नॉर्मल होगा। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर की तरफ है, इधर की तरफ है 37 डिग्री के एंगल पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 37 बना रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे अंदर से ऐसे निकल रहा है, इधर से होते हुए ऐसे बाहर निकल रहा है ना, थोड़ा सा इसको 3D व्यू से समझना पड़ेगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो फ्लक्स कितना पास होगा, ES cos 37। हालांकि मैं इसको वेक्टर नोटेशन से कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली इसको फिर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो बच्चों देखो इलेक्ट्रिक और टोटल एंगल अगर आप उस हिसाब से देखना चाहोगे उस नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनके बीच का ये एंगल निकालोगे तो 180 में से आपको माइनस करना पड़ेगा बच्चों, 180 में से 37 को माइनस करना पड़ेगा, 180 माइनस 37। आप या तो फिर ऐसे कर लीजिए, चलो ऐसे ही कर लेते हैं अपन। तो अपन फ्लक्स निकालते हैं, है ना। फाई इक्वल टू क्या होगा, ES, मैं S6 से निकाल रहा हूँ, है ना, फ्लक्स इस जगह S6 से बताओ, तो ES cos थीटा, और cos थीटा मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों, ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, 180 माइनस 37। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 4 इंटू 10 रेज टू, देख लेते कितनी है, 4 इंटू 10 रेज टू 3, एरिया है 0.01, और cos 180 माइनस थीटा नेगेटिव माइनस का cos 37। तो बच्चों देखो cos 37 की वैल्यू आपको क्वेश्चन पेपर में अवेलेबल होगी, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 0.01। तो cos 37 जो है बच्चों, इसकी वैल्यू होती है 0.7986, ठीक है। अब इन सबको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फ्लक्स आएगा आपके -32, इसका यूनिट होता है वोल्ट इंटू मीटर भी लिख सकते हो आप, अदरवाइज आप न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ये इतना फ्लक्स आएगा, ठीक है। तो -32 आ रहा है फर्स्ट का आंसर, तो ये आपके इसका डी हो गया ऑप्शन, है ना, इसका ऑप्शन हो गया डी। अगला देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 कौन सा, ये रहा, ये वाला, बता देता हूँ। देखिए S1 वाला जो सरफेस है ये इस तरीके से खड़ा है, इस तरीके से खड़ा है, ठीक है ना, और ये आपके y डायरेक्शन है और ये आपके x डायरेक्शन है, ठीक है। अब इसका नॉर्मल किधर होगा बच्चों, ये इसका नॉर्मल उधर की तरफ होगा, वो वाली जो -y है उधर की तरफ, नॉर्मल इसका इधर की तरफ होगा, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आपने देखा है ये इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड 37 डिग्री, तो ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल हो रहा है, ये अब वो आपके 90 प्लस 37 टोटल ऐड कर लीजिए, 90 प्लस 37 जो है टोटल एंगल होगा। तो फ्लक्स कितना होगा इस S6 वाले सरफेस से, ये S6 है, ES cos 90 प्लस 37, E की वैल्यू है 4 इंटू 10 रेज टू 3, S है 0.01, और बच्चों ये cos 37 जो है माइनस का sin 37 हो जाएगा, -4 इंटू 10 रेज टू 3,
0.01 और बच्चों साइन 37 की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन पेपर में अवेलेबल होगी, ये घबराने वाली बात नहीं है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाली जाती है वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड 4 × 10⁻³ दिया था। इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों आपको तो 24 आएगा, माइनस का 24 न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है, -24 ए है, तो इसका जो आंसर हो गया वो ए हो गया। इसके बाद बच्चों देखिए दी सरफेस दैट हैव्स जीरो फ्लक्स, तो जो सरफेस एक्स और वाई के जो पैरेलल है उनसे फ्लक्स जीरो होगा, तो ये मैंने आपको बता दिया था, एक तो ये नीचे वाला सरफेस और ये ऊपर वाला है S2 और नीचे वाला S4, तो S2 और S4 से फ्लक्स जीरो होगा, ये इसका आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल द फेसेस ऑफ क्यूब, तो क्यूब के सारे फेसेस को ऐड करना है। तो देखिए बच्चों ये जो दोनों सरफेस है S1 और S3 इनसे फ्लक्स इक्वल होगा, ठीक है, इनसे फ्लक्स इक्वल निकलेगा, एक में नेगेटिव होगा एक में पॉजिटिव होगा, और ये जो दोनों सरफेसेस है इनसे भी फ्लक्स इक्वल होगा, तो टोटल फ्लक्स जो है क्यूब का क्या होगा वो, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है तो टोटल फ्लक्स जीरो होगा बच्चों, तो 4th जो है उसका आंसर होगा डी, जीरो होगा, क्योंकि जो ये फेस है बच्चों, देखो मैं बता देता हूँ, देखो जो क्यूब है ना, भले किसी भी तरीके से रखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे भी हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो भले इधर आ रहा हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सरफेस से फ्लक्स इनकमिंग एंटर कर रहा है तो उस सरफेस से वापस बाहर निकलेगा, इस वाले सरफेस से पीछे वाले सरफेस से जितना फ्लक्स ये इसमें इसका फ्लक्स अगर मान लो नेगेटिव आया है तो इसका फ्लक्स पॉजिटिव आएगा तो कैंसिल कर लेगा, और ये वाले दोनों ऊपर और नीचे वाले सरफेस का तो जीरो है ही, और ये दोनों जो सामने वाले सरफेसेस है इसमें भी एक में जितना बाहर निकलेगा उतना दूसरे में पीछे से एंटर करेगा, तो एक में नेगेटिव होगा तो दूसरे में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो टोटल फ्लक्स कुल मिलाकर के जीरो हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट इसका जो डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल 5th वाला क्वेश्चन है, ई डॉट डी एस का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, यानी ये क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस जो होता है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई, यानी फाई का आपको डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है ई इंटू एस का, तो निकाल देते फटाफट, फाई होता है ई इंटू एस, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो फोर्स अपॉन चार्ज होता है बच्चों, तो फोर्स का डायमेंशन होती है m1 l1 t-2 और चार्ज की होती है t1 a1 और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर यानी L2, ठीक है, तो कुल मिला के फाइनली हमारे पास जो डायमेंशन आएगी m1 l3 t-3 हो जाएगा और a-1 हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है बच्चों, m1 l3 t-3 a-1, तो इसका जो 5th का जो ऑप्शन होगा ये बी वाला होगा, ये बच्चों बी होगा इसका। नेक्स्ट जो है अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन मैं रीड कर लेता हूँ, 4th नंबर क्वेश्चन है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। When a charge particle is placed in an electric field, it experiences electric force. If this is the only force on the particle, it must be the net force. The net force will cause the particle to accelerate according to Newton's second law, F equal to Q E ma। ये मैंने थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है बच्चों, जो थ्योरी पढ़ोगे आप वहां पर आपको पता है ये किस तरीके से चार्ज पार्टिकल पे एक्सेलरेशन और ये सब वर्क करता है। If E is uniform, then A is constant, A equal to Q E by m if the particle has positive charge, if the acceleration, ये ठीक है ना, कुल मिलाकर के ये आप रीड कर लेना बच्चों, ज़्यादा कुछ है नहीं बड़ी बात। ये कह रहा है चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा आपने, एंटर करवाया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लेट एक प्लस और नीचे वाली प्लेट है माइनस, तो प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और चार्ज पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट होगा, अगर पॉजिटिव पार्टिकल है तो नीचे जाएगा और नेगेटिव पार्टिकल ऊपर जाएगा और इसका पाथ जो होगा वो पैराबोलिक होगा, ये सब डिस्कस किया हुआ हमने। चार्ज पार्टिकल पे कितना एक्सेलरेशन लगता है, तो F इक्वल टू होता है एक फॉर्मूला m है, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है, और Q E इलेक्ट्रिक फोर्स है, A इज इक्वल टू होगा Q E बाई m, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैं एक बार क्वेश्चन पे आ जाता हूँ बच्चों। फर्स्ट है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m चार्ज E फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस h मीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन टाइम फॉल। अब देखो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर एक चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, नीचे की तरफ मान लो, ये ग्रेविटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गिर रहा है, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। वैसे ये मैं बता देता हूँ आपको, जो फोर्स है
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होगा उसके अपोजिट गिरेगा इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है और इलेक्ट्रॉन आपने रख दिया, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा और नीचे की तरफ ये गिरेगा, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन वही होगा QE/m। और ये h हाइट कवर कर रहा है, कितनी हाइट कवर कर रहा है, h को अपन को फाइंड आउट करना है, सॉरी टाइम फाइंड आउट करना है। h हाइट तक गिरा है ये, h डिस्टेंस तक, तो इसको टाइम कितना लगेगा गिरने में। तो मान लो h डिस्टेंस तक गिरा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और ये h हाइट से गिरा है, तो इसको टाइम टोटल कितना लगेगा। मैं न्यूटन का सेकंड इक्वेशन लगा देता हूँ। सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू ut, s की जगह मैं h लिख लेता हूँ, ut प्लस हाफ at², h u तो 0 है, हाफ और a है QE/m t²। t कितना आएगा बच्चों, ये उधर चला जाएगा 2h_m और अपॉन में कौन आ जाएगा QE, और ये रूट लग जाएगा, Q की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है तो यहाँ E कर लेना आप। तो इसका आंसर आ गया बच्चों, ये फर्स्ट का जो A आ गया, ठीक है बच्चों, ये आंसर। अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं अपन, ये थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ। अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। एन इलेक्ट्रॉन moving with a constant velocity v along plus x axis enters a uniform electric field applied along y axis, then the electron moves। अब जो ये सेकंड पार्ट है, इलेक्ट्रॉन किसके अलोंग मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी v से एंटर कर रहा है x एक्सिस के अलोंग, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड y के अलोंग है, तो ऑब्वियसली जो है वो इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन, पैराबोलिक तो होगा ही होगा उसकी ट्रेजेक्ट्री, और ये ट्रेजेक्ट्री उसकी इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाएगी y इक्वल टू, मैंने आपको ये बताया हुआ, थ्योरी में हमने पढ़ा हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो ये चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से एंटर करता है तो ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक होती है, ठीक है ना। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री का जो इक्वेशन आएगा y इक्वल टू ax² आएगा, पैराबोलिक आएगा, तो इसका आंसर होगा C। और ये थर्ड थ्योरी के अंदर हमने ये पार्ट डिस्कस किया हुआ है कि उसकी ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक होगी, हमने y एक्सिस ली थी, y डायरेक्शन ली थी यहाँ पे, कि y का अपन ने इक्वेशन फाइंड आउट किया था, तो वो y इक्वल टू ax² की फॉर्म में आया था। देखिए बच्चों नेक्स्ट है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ मास m1 एंड m2 आर एक्सेलरेटेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सेम डिस्टेंस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन इफ द रेशियो ऑफ देयर मासेस। तो मास का रेशियो 0.5 है, एक्सेलरेशन का रेशियो क्या होगा। अब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज है, मास का रेशियो दिया हुआ है आपको, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, ये बच्चों थर्ड नंबर पार्ट है ना, एक्सेलरेशन होता है QE/m। फर्स्ट वाला चार्ज पार्टिकल है A1 या M1 आ जाएगा, और दूसरे वाले के लिए A2 इक्वल टू आ जाएगा QE/m2, और रेशियो पूछा हुआ तो डिवाइड कर दो A1/A2, तो डिवाइड करोगे तो QE से QE कट जाएगा और ये M2 ऊपर चला जाएगा तो M2/M1 आ जाएगा। अब M1/M2 आपके पास दिया हुआ है 0.5, तो ये हो जाएगा 1/0.5। 1/0.5 कितना होगा, पॉइंट ऊपर चला जाएगा 2 आ जाएगा बच्चों, तो ये रेशियो आ जाएगा 2। तो A इसका आंसर है, ठीक है ना, इसका जो आंसर है वो A है। देखिए बच्चों फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है इसका, सॉरी फोर्थ नंबर क्वेश्चन, particle of mass m carrying charge q is kept at rest in uniform electric field E and then released the kinetic energy gained by the particle when it moves through the distance y। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, चार्ज पार्टिकल को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और ऑब्वियसली एक्सेलरेट होगा, वो मूव करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। न्यूटन का थर्ड इक्वेशन है v इक्वल टू u² प्लस 2as, तो v² इक्वल टू u तो 0 है, 2a की जगह QE/m रख दो और s की जगह डिस्प्लेसमेंट y। अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो इसको 2 को नीचे भेज दो 1/2 और m को ऊपर भेज दो mv² इक्वल टू क्या रह गया आपके पास यहाँ पे QE और y रह गया, और ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया QEy, ठीक है, तो QEy जो है ये बी ऑप्शन है इसका, फोर्थ नंबर का जो फोर्थ का जो है ऑप्शन बी। फिफ्थ पार्ट है, अ चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल ट्रेवल, चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो वो हमेशा अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स मूव होगा, ठीक है। फिर अलोंग लाइन ऑफ फोर्स इफ इट इनिशियल वेलोसिटी इज 0, बिल्कुल सही है बच्चों। अगर यहाँ पर देखो चार्ज पार्टिकल अगर वेलोसिटी से छोड़ा आपने और किसी और डायरेक्शन में छोड़ दिया तो वो हमेशा अलोंग द लाइन ऑफ फील्ड लाइन के अलोंग नहीं जाएगा, तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो सही है बच्चों। अगर उसको रेस्ट में रखा आपने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है,
और इसमें अगर आपने रेस्ट में उस चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया है तो वो फील्ड लाइन के अलॉन्ग जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है और आपने उसको इधर छोड़ा है, तो ना तो ये इधर जाएगा ना नीचे जाएगा, दोनों के बीच में जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच में मूव करेगा ये इस तरीके से। अब बच्चों नेक्स्ट एक मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, इसके बारे में देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं इसको। तो केस स्टडी क्वेश्चन जो है उनमें अब बच्चों देखिए केस स्टडी क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज्यादा हार्ड होते नहीं, उनमें थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, न्यूमेरिकल भी टफ नहीं होते हैं। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। इन 1909 रॉबर्ट मिलिकन वाज द फर्स्ट टू फाइंड द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हिज नाउ फेमस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। देखो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का फाइंड आउट किया था वो मिलिकन ने किया था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। इन दैट एक्सपेरिमेंट टाइनी oil drops were spread into a uniform electric field between a horizontal pair of oppositively charged plates. The drops were observed with a magnifying eyepiece and the electric field was adjusted so that the upward force on some negatively charged oil drop was just sufficient to balance the downward force of the gravity. That is, when suspended upward force QE equalate mg, Millikan accurately measured the charges on many oil drops and found the values to be whole number multiple of 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. The charge on the of the electron for this he won the Nobel Prize. तो देखिए बच्चों ये डायग्राम दिया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखो मिलिकन ने क्या किया था, ये ऐसे, ये एक ऑटोमाइजर है और यहाँ पर प्लेट्स की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया था। ये प्लेट है, जैसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ से उसने कुछ ड्रॉप्स को छोड़ा, ड्रॉप्स नीचे गिरी, तो बच्चों देखिए ड्रॉप्स पे है ना, खुद उस ड्रॉप्स पे भी नेगेटिव चार्ज आया हुआ था। अब ये वेट तो इसका नीचे लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगेगा, वो पॉजिटिव ऊपर फोर्स लगाएगा, तो क्यू ई फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा। तो ये ड्रॉप जो है हवा में सस्पेंड हो गई और इसको माइक्रोस्कोप लगा करके उसने देखा, ऑब्जर्व किया, और ये जो ड्रॉप्स थी इस बहुत सारे ड्रॉप्स के ऊपर उसने उनका चार्ज फाइंड आउट किया, और हमेशा चार्ज की वैल्यू जो है वो इंटीजर फॉर्म में आई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की फॉर्म में। ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंट बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करने की जरूरत है वैसे, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली इसके बेसिक्स के बारे में बता रहा हूँ कि किस तरीके से मिलिकन ने चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो एक्चुअली मिलिकन ही सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है उसको फाइंड आउट किया, और उसने पता किया कि जो मिनिमम चार्ज होता है वो ई इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है और उसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम होती है। अब इसी से रिलेटेड और चार्ज क्वांटिजेशन जो है उसके बारे में भी मिलिकन ने पता लगाया था। मैं क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ बच्चों। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, इफ अ ड्रॉप ऑफ मास 1.08 into 10 raised to minus 14 kg remains stationary in an electric field of 1.6 into 10 raised to 5 Newton upon Coulomb, then charge of this drop। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन है, ड्रॉप बैलेंस हो रही है तो क्यू ई इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एम जी। मास दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, चार्ज निकालना है, तो एम जी के अपॉन में कौन आ जाएगा, ई। अब आपको एम दिया हुआ है, आप एम की वैल्यू यहाँ पुटअप करना, जी की वैल्यू पुटअप करना और ई की वैल्यू पुटअप करना। जब आप सारी वैल्यूज पुटअप कर लेंगे, जब आप सारी वैल्यूज पुटअप कर लेंगे बच्चों, तो आपके जो आंसर आएगा बच्चों ये वाला आएगा, फर्स्ट वाला आंसर आएगा 6.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये वाला ए वाला आएगा आंसर। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो ए आएगा। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेशन करनी है आपको, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऑन दिस पर्टिकुलर ऑयल ड्रॉप। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑब्वियसली चार्ज आपके पास आ गया, तो Q इक्वल टू एन ही होता है, तो एन इक्वल टू क्यू बाई ई। तो क्यू चार्ज आपके पास अभी कितना है, 6.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, और ई की वैल्यू जो होती है 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, माइनस 19 से 19 कट जाएगा, 1.6 से कट जाएगा, 4 आ जाएगा आंसर। तो एक्चुअली इसका आंसर है फर्स्ट ए। ठीक है ना, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। The negatively charged oil drop is prevented from falling under gravity by applying a vertical electric field। ये अभी मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और वो बॉल नीचे गिर रही थी और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लगाया और बैलेंस हो गई थी। वो कितना 100 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। ठीक है, इफ द मास ऑफ ड्रॉप इज गिवन 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 ग्राम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरिड बाय दिस ड्रॉप। देखिए बच्चों ये भी क्वेश्चन अब आपको ही प्रैक्टिस करना है, बता देता हूँ मैं। देखिए
ड्रॉप को बैलेंस किया तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, mg। इससे आप Q फाइंड आउट करना है, mg अपॉन E। वैल्यूज डाटा में पुटअप कर लेता हूँ। m मास कितना दिया बॉल का, 1.6 इंटू 10⁻³ और ग्राम को किलोग्राम में बदल देंगे 10⁻³ से और मल्टीप्लाई। g की वैल्यू 9.8 है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है 100। अब ये Q यहाँ से Q आ जाएगा, फिर उसके बाद आप Q इज इक्वल टू एनी फॉर्मूला लगाओगे। चलो मैं बता ही देता हूँ। Q आ जाएगा, Q के बाद आपको Q की जगह आपको रखना है एनी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने 1.6 इंटू 10⁻⁶ हो गया, ये 9.8 है, ये इसको आप 10 लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 10 ही लिखेंगे वैसे, 100। और जो E की वैल्यू रख के आपको N फाइंड आउट करना है, N। तो इसका जो आंसर आएगा मेरे पास, N की वैल्यू जो आएगी मेरे पास वो 1.6 इंटू 10⁻, ये इसको 9 को अपन 10 कर लेते हैं, ठीक है। और ये 100 है, ये 10⁻², और E नीचे आ गया, E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1.6 से 1.6 कट जाएगा। N की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, देखो, और 6 पावर है ये, -6 से 19 पावर चली जाएगी बच्चों, तो माइनस की 13 पावर रह जाएगी। 13 पावर में से ये 2 पावर और चली गई, माइनस की 11, और 11 ऊपर जाएगा, 1 पावर से ऐड हो जाएगा, 10⁻12 हो जाएगी, है ना। ये हालांकि आपको सॉल्व करना था। तो N की वैल्यू जो आएगी वो 10⁻12 आएगी। देख लेते हैं कौन सा इसमें, C है इसका आंसर, ठीक है। फोर्थ नंबर है, द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन गिवन बाय द मिलिकन एक्सपेरिमेंट अबाउट द चार्ज इज नेवर क्वांटाइज्ड, ये नहीं था। चार्ज हैज नो डेफिनेट वैल्यू, ये भी गलत है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यस। मिलिकन ही साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले पता किया चार्ज क्वांटाइज्ड होता है और उसकी मिनिमम वैल्यू ये होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको चार्ज का क्वांटा बोलते हैं, ठीक है। चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप ऑलवेज इंक्रीजेज। अब देखो बच्चों, फिफ्थ देख लीजिए, फोर्थ का तो सी था ही था, फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए। If in Millikan oil drop experiment, charge on drops are found to be 8 microcoulomb, 12 microcoulomb, 20 microcoulomb, then quanta of charge is। अच्छा, किसी बॉल पे देखो चार्ज एक मिला 8 माइक्रोकुलाम, अब ये मन से आपको क्वांटा फाइंड आउट करना है। फिर एक पे मिला 12 माइक्रोकुलाम, 20 माइक्रोकुलाम। देखिए कॉमन फैक्टर कौन सा है जिसका सबके अंदर डिवीजन हो रहा है। तो इनमें से अगर मैं देखूं 8 का डिवाइड इसके अंदर हो रहा है, बाकी इसके अंदर नहीं हो रहा है। 20 का डिवाइड इस एक के अंदर ही हो रहा है। 12 का डिवाइड एक के अंदर ही हो रहा है। 4 का डिवाइड इन सब में हो रहा है। 4 माइक्रोकुलाम का डिवाइड इसमें भी हो रहा है, 2 आ गया। 4 माइक्रोकुलाम का डिवाइड इसमें करेंगे, 3 आ गया, इंटीजर नंबर आ रहा है। और 4 का डिवाइड करेंगे तो इसमें आ गया 5। तो इसका मतलब जो है 4 हो गया मिनिमम क्वांटिटी। अगर 2 होता तो 2, ऑब्वियसली इन ऑप्शंस में अगर 2 बैठा होता तो मैं 2 कर देता पहले, है ना। अब नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, उस पर आ जाते हैं अपन। Gauss law and Coulomb's law, although expressed in different forms, are equivalent ways of describing the relation between charge and electric field in static condition. Gauss law is given by this epsilon naught phi equal to q upon, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, phi equal to q net या q enclosed, enclosed कर दो, enclosed upon epsilon naught, ठीक है। When Q enclosed is the net charge inside an imaginary closed surface called Gaussian surface, phi equal to closed integral E dot dA gives the electric flux through the Gaussian surface. The two equations hold only when the net charge is in vacuum on or air, ठीक है। चलो सिंपल सी गॉस थ्योरम के बारे में बात की गई है। अब अपन तो सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। If there is only one type of charge in the universe, एक ही तरह का चार्ज है बच्चों, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज तो जीरो हो नहीं सकता। तो फिर अगर क्लोज सरफेस है और उसके अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हमेशा जीरो होगा क्या? इसके बाद ये कह रहा है कि E डॉट डी एस कुड नॉट बी डिफाइंड, E डॉट डी एस इक्वल टू इन्फाइनाइट इफ चार्ज इज इनसाइड, E डॉट डी एस इक्वल टू जीरो इफ चार्ज इज आउटसाइड, क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इफ चार्ज इज इनसाइड। बिल्कुल ये फोर्थ वाला स्टेटमेंट सही है बच्चों। देखो अगर ये गॉसियन सरफेस है मैंने बनाया, अगर चार्ज आउटसाइड है और एक ही तरह का चार्ज है तो भी टोटल फ्लक्स तो जीरो होगा, क्योंकि जितना इनकमिंग फ्लक्स है उतना ही वापस आउटगोइंग फ्लक्स हो गया। हाँ, अगर ये चार्ज इसके अंदर पड़ा है सरफेस के, तब नेट फ्लक्स जीरो नहीं होगा और नेट फ्लक्स का ये होगा। लेकिन ये वाला ए वाला ऑप्शन तो कह रहा है हमेशा कभी भी फ्लक्स जीरो होगा ही नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। चार्ज अगर आउटसाइड है तो फ्लक्स जीरो होगा, है ना। और बी और ये जो सी ऑप्शन है ये तो वैलिड है ही नहीं। डी ऑप्शन ये जिसने दोनों सिचुएशन बता दी, चार्ज बाहर है तो ऑब्वियसली फ्लक्स जीरो होगा। अब भले चार्ज एक ही हो यूनिवर्स के अंदर, हाँ अगर चार्ज दो तरह के होते हैं होते ही ऑब्वियसली होते हैं, तो चार्ज अंदर होते हुए भी नेट फ्लक्स जीरो हो सकता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल जीरो है। लेकिन अगर एक ही तरह का चार्ज होगा तो फिर अंदर चार्ज प्रेजेंट होने पे नेट फ्लक्स जीरो कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
व्हाट इज द नेचर ऑफ गॉसियन सरफेस इन्वॉल्व इन गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? तो गॉसियन सरफेस वेक्टर होता है, आपको पता ही, अपन गॉसियन सरफेस बनाते हैं किसी चार्ज के अराउंड, तो उसके ऊपर एक एरिया लेते हैं, वेक्टर एरिया लेते हैं, है ना, तो ये एक्चुअली वेक्टर होता है गॉसियन सरफेस। नेक्स्ट थर्ड नंबर है, अ चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एज शोन इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द हेमीस्फीयर इज, कितना फ्लक्स होगा? ऑब्वियसली बच्चों ये हेमीस्फीयर है और इसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, तो हमें पहले इसको क्लोज करना पड़ेगा, एक और हेमीस्फीयर इसके ऊपर रखना पड़ेगा ताकि ये चार्ज पैक हो जाए, और जब पैक हो जाएगा तो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन हमें तो एक हेमीस्फीयर से निकालना है नीचे वाले से, तो हम डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, तो हमारा जो टोटल फ्लक्स होगा, ये तो टोटल है, तो हमारा जो फ्लक्स होगा थ्रू हेमीस्फीयर में किसका डिवाइड करने पड़ेगा? 2 का करना पड़ेगा, है ना, आधा करना पड़ेगा। ये ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में किए हैं बहुत सारे। तो हेमीस्फीयर का जो फ्लक्स होगा, क्यू की वैल्यू था 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, और 2 एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10⁻12। वो जो इसको सॉल्व करो आप, अप्रॉक्सीमेटली 6 इंटू 10⁵, ठीक है, न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो गया, ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट फोर्थ नंबर देख लेते हैं बच्चों अपन। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया एस enclosing charge q is phi, the surface area is double than the electric flux। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम रहेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो सरफेस है उसके शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा डी। गॉसियन सरफेस एनक्लोज अ डाइपोल, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस इज जीरो। अगर एक डाइपोल है तो बच्चों पता ही आपको, क्लोज सरफेस के अंदर अगर डाइपोल पड़ा है यानी माइनस क्यू चार्ज भी और प्लस क्यू चार्ज भी, टोटल फ्लक्स जो है वो जीरो होगा, क्योंकि नेट चार्ज जीरो है। अगर मैं कहूँ 1000 डाइपोल्स पड़े हैं, 1000 ही प्लस चार्ज होंगे और 1000 ही माइनस चार्ज होंगे, तो नेट चार्ज जीरो होगा। और गॉस लॉ कहता है कि जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, नेट चार्ज जीरो है इसलिए फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट 7th पे आ जाते हैं बच्चों, अगला केस स्टडी क्वेश्चन से। देखो हमने इतने सारे केस स्टडी क्वेश्चंस मैंने अलग अलग बुक से कवर किए हैं, इनको एग्जाम आइडिया और कुछ एमटीजी की अलग अलग मैंने बुक्स ली है, उन बुक से इतने सारे केस स्टडी क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो आप इन सबको प्रैक्टिस करें, इसके अलावा आप खुद भी कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करें। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ at a point is proportional to the number of lines of force acting a unit area element placed normal to the field at that point. As illustrated in the given figure, the electric field at point P is stronger than Q। बच्चों ये P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड Q से स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि P पे लाइंस बहुत नजदीक नजदीक है और Q पे जाके फैल रही है, लाइन ऐसे जा रही है। ऑब्वियसली P यहाँ पर है और Q पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पे लाइंस नजदीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। अब अपन तो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आर। पॉजिटिव चार्ज के लिए लाइंस कैसी होती है बच्चों? तो रेडियली आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट बी पार्ट देख ले, नेक्स्ट सेकंड पार्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स? दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये तो। दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। बिल्कुल सही है। दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, ये गलत है बच्चों, बाकी डी वाला पढ़ लेते हैं। दे आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड इन अ रीजन ऑफ यूनिवर्स। बिल्कुल सही। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, यानी क्लोज लूप का मतलब जहां से स्टार्ट हुई वापस वहीं से आना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। नेक्स्ट थर्ड नंबर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज नॉट पॉसिबल इन दी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना रही, गोल गोल घूम रही है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो इसने कहा नॉट पॉसिबल, तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कर्व्ड in the field of a single positive or negative charge, in the field of two equal and opposite charges, in the field of two like charges, both B and C। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है बच्चों, ये जो है इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, फोर्थ का। अच्छा ऐसा क्यों होगा बच्चों? देखो सिंगल चार्ज है तो उसकी तो लाइंस ऑफ फोर्स जो होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड स्ट्रेट होगी और नेगेटिव चार्ज है तब भी स्ट्रेट होगी, ठीक है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को पास में रख दिया तो लाइनें कर्व हो जाएगी, पॉजिटिव से निकल कर नेगेटिव। अच्छा, दो पॉजिटिव भी रख दिए, दो नेगेटिव रिपेल करेगी और कर्व हो जाएगी लाइन। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, है ना बच्चों। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, द फिगर बिलो शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्जेस, द मैग्नीट्यूड ए, ई बी एंड ई सी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी सी रेस्पेक्टिवली आर रिलेटेड टू। अब 3 पॉइंट से ए बी सी, ए पे, बी पे और सी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कहाँ पर क्या हुआ।
सी पॉइंट जो है भाई वहां से कोई भी लाइंस जो है पास नहीं हो रही है, ऑब्वियसली सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, न्यूट्रल पॉइंट होना चाहिए, सी पे सबसे कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ए पे लाइंस क्लोज है और बी जो है वो लाइंस धीरे धीरे फिर दूर होती जा रही है, ये लाइंस ऐसे दूर होगी, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा ए पर, फिर उसके बाद होगा बी पर और उसके बाद सी पर, तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन 8 नंबर रीड कर लेते हैं। टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, पैराग्राफ आप पढ़ लेना बच्चों, और इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है, टॉर्क का अपने डेरिवेशन किया हुआ है। मैं सीधे क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है द डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज पी देन टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज। आपको पता ही है इसका आंसर ए होगा, टॉर्क का फॉर्मूला पी क्रॉस ई है। इसको उल्टा नहीं लिख सकते बच्चों, उल्टा लिखते ही गलत हो जाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट है। फिर सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड। चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है बच्चों? 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ कूलम, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच की टोटल डिस्टेंस को 2a कहते हैं और 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर एंड 10⁻²। द डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू दे दिया आपको कितना 10⁵ न्यूटन अपॉन कूलम। द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन। तो टॉर्क निकालने से पहले P निकालेंगे। P का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2a। Q की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻⁶ और ये है 2 इंटू 10⁻²। तो 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम इंटू मीटर आ गया P। अब मैक्सिमम टॉर्क निकालना है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों P साइन थीटा, और मैक्सिमम के लिए साइन थीटा 90 होना चाहिए, साइन 1 होना चाहिए, तो मैक्सिमम टॉर्क जो होगा वो PE होगा। P की वैल्यू आपके पास ऊपर पड़ी है 2 इंटू 10⁻⁸ और E की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है बच्चों 10⁵। टॉर्क आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर। 2 इंटू 10⁻³ का आंसर होगा बच्चों सी। ठीक है, सी ऑप्शन सही करेक्ट है। नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर देख लेते हैं। टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मिनिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू। मिनिमम टॉर्क कब होता है बच्चों? मिनिमम टॉर्क का मतलब है टॉर्क की वैल्यू जो है वो 0 है, और टॉर्क की वैल्यू 0 तब होती है जब थीटा 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री की केस चलो बता दी मैंने। टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी साइन थीटा। मिनिमम होने के लिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होनी चाहिए, मतलब थीटा साइन थीटा 0 होना चाहिए। साइन थीटा 0 कब होता है? तो थीटा 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे। तो एक्चुअली 0 और 180 दोनों के केसेस में जो टॉर्क है वो मिनिमम होगा, आंसर होगा डी। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पार्ट है बच्चों। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज हेल्ड एट एन एंगल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द नेट फोर्स F एंड टॉर्क ऑन द डाइपोल आर। अब डाइपोल को किसी एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है ना, डाइपोल को किसी एंगल पे रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल को किसी एंगल पे रखा हुआ है, थीटा एंगल पे। तो बच्चों फोर्स तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स तो ऑलवेज 0 होता है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन टॉर्क जो है वो 0 नहीं होगा क्योंकि थीटा एंगल पे रखा हुआ है। तो इसका ऑप्शन होगा ये सी। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है। इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, जिसका डाइपोल मोमेंट पी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है बच्चों, ठीक है। ऑफ डाइपोल टू बी 0 व्हेन थीटा इक्वल टू 90, द टॉर्क एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल रेस्पेक्टिवली। थीटा एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी और डाइपोल ये टॉर्क कितना होगा? तो इसका आंसर ए होगा बच्चों। आपको मैं बता चुका हूँ, टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी साइन थीटा और पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस पी कॉस थीटा। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट बच्चों अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम सरफेस को चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कोई भी सरफेसेस को आप चार्ज देते हो बच्चों, तो 3 तरीके से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। अगर चार्ज लाइन के ऊपर पड़ा हो तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर सरफेस पे पड़ा हो तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और वॉल्यूम के अंदर हो तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चार्ज एक्चुअली बहुत छोटी क्वांटिटी है, चार्ज का क्वांटा बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसलिए जब हम किसी बॉडी को चार्ज देते हैं तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाते हैं। आपको पता ही है 1 कूलम चार्ज जो होता है, चार्ज 1 कूलम जो 1 कूलम चार्ज होता है उसके अंदर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑब्वियसली जब हम किसी बॉडी को चार्ज देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत नजदीक चार्ज बहुत नजदीक पड़ा रहता है, तो हमें ऐसा लगता है चार्ज पूरा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड है। वैसे चार्ज क्वांटाइज्ड होता है पर हम चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यूस लेते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये मैं पहले रीड कर लेता हूँ आपके लिए। इन प्रैक्टिस वी डील विथ चार्ज इज मच ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ये जो अभी मैंने बात बताई कि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज बहुत कम होता है और वास्तव में जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो बहुत बड़ा होता है। सो वी कैन इग्नोर
the quantum nature of charge and imagine that the charge is spread in a region in a continuous manner. Such a charge distribution is known as continuous charge distribution. There are three types of continuous charge distribution: line, surface and volume charge distribution. ठीक है, फिगर 3 दी हुई, दो स्टेटमेंट है। Gauss law cannot be used to calculate electric field near an electric dipole. गॉस लॉ को, ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल डोंट हैव सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बच्चों इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? तो देखिए जो फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है बच्चों। गॉस लॉ से आप इलेक्ट्रिक डाइपोल का नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके लिए हम सिमेट्रिक जो है, ये सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, और ऑब्वियसली जो गॉस लॉ मोस्ट ऑफ यूज होता है वो सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। ठीक है, तो बी वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ दिस इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है, तो सिंपल सी बात है, क्लोज है स्फीयर के अंदर, तो फ्लक्स का फॉर्मूला Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है, -13 सॉरी, और एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है बच्चों। तो ये कट गया और ये -12 से -13 कट गई, -1 पावर रह गई है। -1 का मतलब 0.1 न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर जो हो गया वो बी हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं बच्चों। देखिए बच्चों थर्ड पार्ट क्या कहना चाह रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द न्यूक्लियस इज जनरली ऑब्जर्व टू बी लीनियर डिपेंडेंट ऑन आर। ठीक है, एक्चुअली ये क्या कहना ये चाह रहा है कि भाई जो सॉलिड न्यूक्लियस सॉलिड है, और सॉलिड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बच्चों, ये रो r/3 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, और ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के, तो ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के, तो न्यूक्लियस का ये सेंटर से ग्राफ इस तरीके से आना चाहिए, पर यहाँ ग्राफ ऑलमोस्ट कांस्टेंट चल रहा है। तो एक्चुअली होता ही है बच्चों कि न्यूक्लियस के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है रेडियस तक, और फिर उसके बाद रैपिडली फॉल होता है। तो इसमें जो है वो आर पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, a = 0। ए न्यूक्लियस की रेडियस है। ठीक है, तो बच्चों ये मतलब न्यूक्लियस की जो साइज है ए, ये जो ए जो वेरी कर रही है, उस ए यहाँ पर ये जो है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो ये अप्रोक्सीमेटली आर के इक्वल होगा। उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी से फॉल डाउन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। थोड़ा मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ कि एक्चुअली मेरा जो मेन काम है वो आपको हिंट देना है, बाकी आपको अपनी तरफ से भी दिमाग लगाना है। व्हाट चार्ज वुड बी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रीफाई अ स्फीयर ऑफ रेडियस। एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है 25 सेंटीमीटर इन 10⁻²। ठीक है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो दी हुई है 3/π दी हुई है। क्लियर, और आपको उस स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज पड़ा है वो फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया, एरिया स्फीयर का होता है 4πr², तो Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πr²। अब यहाँ पे सिग्मा की और 4πr² की जब सब वैल्यूज रखोगे बच्चों, तो आपके आंसर जो आएगा 0.75 माइक्रोकूलम आएगा, कूलम सॉरी, ये आएगा। तो आंसर इसका ए होगा। ऐसा यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है बेटा चार्ज अपॉन लेंथ, तो ऑब्वियसली कूलम अपॉन मीटर इसका यूनिट होगा बी। नेक्स्ट पैरेलल शीट वाला क्वेश्चन ये मैं नहीं करवाऊंगा बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी मैं इससे पहले अभी आज ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ। बस इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड अलग दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप कर लें। अब नेक्स्ट मेरे पास दो क्वेश्चन और रहे हैं, केस बेस्ड, बहुत इजी क्वेश्चन है, कूलम फोर्स से रिलेटेड है। पैराग्राफ में रीड नहीं कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, मैं सीधा क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम फोर्सेस, कूलम फोर्स की वेक्टर फॉर्म क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। कूलम फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन r², K को 1/4πε0 लिख सकते, और यहाँ r कैप आ जाएगा। ठीक है, और K की जगह 1/4πε0 लिख सकते हैं। अगर बच्चों आप ये r कैप है ना, इस कैप को वेक्टर बनाना चाहते हो, r कैप की जगह r वेक्टर अपॉन r रख सकते हो, और नीचे r² है, तो r² और r मिलकर के r का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, है ना। तो अगर r³ है, नीचे r³ है, तो ऊपर r वेक्टर होना चाहिए, नीचे r² है तो r कैप होना चाहिए। इसके बेस पे मुझे यहाँ पता चल गया कि ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 1/4πε0 Q1 Q2 r कैप है और r²। ये वाला सही नहीं होगा क्योंकि नीचे r का स्क्वायर नहीं है, ये r का क्यूब है लेकिन यहाँ पर r का वेक्टर नहीं है बच्चों। ठीक है, देखिए ये r का वेक्टर नहीं है सेकंड वाले के अंदर, यहाँ पर ये r का वेक्टर नहीं है, नीचे क्यूब है पर वेक्टर नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए। कूलम फोर्स बिटवीन अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय 0.8, बस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। कूलम फोर्स निकालना है, K Q1 Q2 अपॉन r होता है फॉर्मूला, प्रोटॉन का चार्ज होता है E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी E होता है, आपको नेगेटिव साइन नहीं रखना है। और डिस्टेंस कितनी दी हुई है, r 0.8 इंटू 10⁻⁻15 स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए आप। K की वैल्यू जो है आपके पास 9 इंटू 10⁻⁹ है,
ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा -19 है, और अपॉन आर का स्क्वायर 0.8 इंटू 10⁻15 का स्क्वायर, यानी इसको 2 बार लिख लीजिए। और इस कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा, आप इसको सॉल्व आउट कर लेना, देख लेना कौन सा आंसर आएगा। अब बच्चों देखिए थर्ड क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ मैं। द कूलम्ब फील्ड एट अ पॉइंट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कोई जरूरी नहीं कंटिन्यूअस हो, अगर आपने एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को पास में रख दिया, तो मैं थोड़ा हटा देता हूँ बच्चों। देखिए अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को मैं पास में रख लेता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिपेल होगा, और सॉरी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को मैंने पास में रख दिया, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेगी, बीच में न्यूट्रल पॉइंट आएगा तो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है ना। तो ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होना तो जरूरी नहीं। कंटिन्यूअस इफ देयर इज नो चार्ज एट द फील्ड, बिल्कुल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले से, या कोई फील्ड है, कोई एक चार्ज रखा हुआ है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और पास में अगर कोई दूसरा चार्ज नहीं पड़ा है तो कंटिन्यूअस होगा, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। कंटिन्यूअस ओनली इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज एट डिसकंटिन्यूअस ओनली इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज, अकेला एक नेगेटिव चार्ज डिसकंटिन्यूअस नहीं बना सकता है। कंटिन्यूअस इफ देयर इज अ चार्ज एट दैट पॉइंट, अगर हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और वहां पर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो वो हो सकता है उसको रिपेल करे तो डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो एक्चुअली इसका आंसर है बी, है ना। नेक्स्ट जो है फोर्थ नंबर पार्ट देख लेते हैं। A point charge plus q is placed at the distance d from an isolated conducting plate. The field at the point p on the other side of plate is। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है ये प्लेट है, इसके एक तरफ आपने मान लो ये पॉजिटिव चार्ज रख दिया, अब ये पॉजिटिव चार्ज पड़ा है तो इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा शीट के परपेंडिकुलर ऐसे, और यहाँ पर पीछे की तरफ वापस प्लस पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कंडक्टर के परपेंडिकुलर इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है अब देख लेते हैं। ये पॉइंट पी जो है शीट के उधर उस साइड में, इधर पॉइंट पी पड़ा है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, डायरेक्टेड रेडियली टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की तरफ नहीं होगा, डायरेक्टेड रेडियली अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट टुवर्ड्स द प्लेन, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन। तो इसका आंसर जो होगा वो बच्चों डी वाला होगा, है ना। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी होगा, सॉरी हाँ डी होगा इसका। ये जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है आपको पी पॉइंट पे अदर साइड वाले, तो ये प्लेट्स के परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द प्लेट्स होगा, है ना। इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे तो निकल रहा है, शीट की तरफ है, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है तो शीट से परपेंडिकुलर और अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ शीट, ठीक है। इसका आंसर होगा डी, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन। नेक्स्ट है an infinite number of charges each equal to 4 microcoulomb are placed along the plus x-axis at x equal to 1, 2, 4, 8 and so on. Coulomb field at the origin of these charges. तो चार्ज 1, 2, 4 पे पड़े हैं। ये क्वेश्चन बच्चों देखो सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे। देखो ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, एक 1 मीटर पर चार्ज पड़ा हुआ क्यू, फिर अगला एक क्यू चार्ज और पड़ा हुआ है 2 मीटर पे, फिर अगला एक क्यू चार्ज पड़ा हुआ है 4 मीटर पे, ठीक है, और फिर उसके बाद 8 मीटर है और क्यू चार्ज। इन सब के इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ओ पे निकालना, और सब जो है बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, सबके इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होंगे, ठीक है। तो एक एक चार्ज के मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देता हूँ। सबसे पहले ये फर्स्ट वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये पॉइंट ए कह दो प्ले इसको, तो बी कह दो, इसको सी कह दो, इसको डी कह दो। ए का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। फिर बी का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है बच्चों 2 का स्क्वायर। फिर सी का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू अपॉन 4 का स्क्वायर। और डी का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू अपॉन 8 का स्क्वायर, और सो ऑन, ऐसे चलते जा रहे हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो बच्चों देखो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक ही डायरेक्शन में, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही सब एक ही तरफ है,
ऑब्वियसली सब ऐड होंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, रिजल्टेंट। ऑरिजिन ओ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, तो आपको सबके एक एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐड करने ये है के क्यू अपॉन 1 का स्क्वायर, के क्यू अपॉन 2 का स्क्वायर, के क्यू अपॉन 4 का स्क्वायर, के क्यू अपॉन 8 का स्क्वायर, सो ऑन चलता रहेगा। क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों, के क्यू कॉमन आ जाएगा, ये 1/1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1/2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर इस तरीके से ऐसे चलेगा, सो ऑन। अभी इनफाइनाइट तक टर्म चल रही है बच्चों, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और जीपी का सम का जो फॉर्मूला होता है ये आपको पता होना चाहिए, ए होती है फर्स्ट टर्म ऑन 1 माइनस आर। अब मैं बता देता हूँ ये सारी चीजें क्या है। देखिए ए होती है फर्स्ट टर्म यहाँ पर है 1 और आर होता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट, सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड कर दो, 1/4 में 1 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1/4। तो ई नॉट की वैल्यू अब फाइनली अपन निकाल दें, के होता है 9 × 10⁻9, क्यू है 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, ये फर्स्ट टर्म 1 है अपॉन 1 माइनस आर की जगह 1/4। अब बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो 4.8 × 10⁻4 न्यूटन अपॉन कूलम आएगा, यानी इसका आंसर बी होगा ऑप्शन। देखिए बता देता हूँ आपको एक बार, ये देखिए 4.8 × 10⁻4 न्यूटन अपॉन कूलम। अब ये फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, आपस में रब किया ये ग्लास की रॉड को, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर है ना, ये एबोनाइट की रॉड को ग्लास की रॉड के साथ रब किया है, तो दो एक पे पॉजिटिव आया एक पे नेगेटिव आया, ठीक है ना। सेम रॉड को भी अगर आप रब करते हो टू चार्ज रॉड ऑफ सेम साइन तो भी एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एक पे नेगेटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो होना ही होना है ना। खैर अपन अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मतलब इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। चार्ज Q is distributed on the two different metallic spheres of radius capital R and 2r such that both spheres have equal surface charge densities, then charge on the larger sphere। अब देखो बच्चों ये क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, दो स्फीयर है, ये स्फीयर है और एक ये स्फीयर, इसकी रेडियस है r और इसकी रेडियस है 2r, ठीक है। दोनों में चार्ज को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, और कितने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, कैपिटल Q को, ठीक है। कैपिटल Q चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने, इसको मान लो मैंने स्मॉल q1 दे दिया और इस कैपिटल Q का मैंने यहाँ पर Q2 पार्टियाँ दे दी। दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है σ1 और σ2। तो अपन को फाइंड आउट करना है चार्ज की वैल्यू, तो σ1 और σ2 इक्वल है। सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज, पहले वाले का चार्ज ये है Q1 और 4πr², इसका क्या होगा चार्ज Q2 और इस 4π और इसकी रेडियस है 2r², 4π से 4π कट जाएगा बच्चों, Q1 r² और Q2 अपॉन 4r², r² से r² कट गया, Q2 इक्वल टू आ गया 4 टाइम्स ऑफ Q1। अब आपको पता ही है बच्चों टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 जो है वो इक्वल टू था कैपिटल Q, Q1 प्लस Q2 की जगह 4Q1 रख दो तो डिवाइड हो गया 5Q1, तो इससे Q1 की वैल्यू आ गई Q/5, Q2 कितना आएगा बच्चों, तो अब आप यहाँ पर इसको Q2 निकालना है तो यहाँ पर यहाँ वैल्यू रख दीजिए भाई, यहाँ पे यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में, या माइनस कर दीजिए प्लीज। तो Q2 है 4 ऑफ Q1, 4 और Q1 की वैल्यू कैपिटल Q/5, तो लार्जर स्पेयर पे जो चार्ज है वो Q2 है, और ये जो चार्ज आएगा लार्जर स्पेयर पे, ये जो चार्जर आया है ये 4 कैपिटल Q/5 आया, ठीक है ना। तो इसका आंसर देख लेते हैं, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है ना, आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट जो है देखिए बच्चों, अ लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट एस is given a uniform charge density to uncharged small metal rods A and B are kept near to the sheet as shown in figure, which of the following is true। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है ट्रू है, S अट्रैक्ट टू ए, ये S के पास ये पड़ा है, S A को अट्रैक्ट करेगा, S अट्रैक्ट्स B, B को अट्रैक्ट करेगा, और A जो है वो अट्रैक्ट करेगा B को, और ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सारे स्टेटमेंट सही है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव के पॉजिटिव पास में, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, है ना बच्चों। नेक्स्ट अब थर्ड नंबर, अ चार्ज ऑन अ बॉडी विच कैरीज 300 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, 300 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं बॉडी के ऊपर, तो उस पर चार्ज कितना होगा, तो
Q इक्वल टू होता है एन ई फॉर्मूला, एन की वैल्यू तो 300 और ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19। तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है ना। तो ये 4.8 और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इंटू 10⁻17 माइनस है सॉरी -17 कूलम ये चार्ज आ गया, ठीक है ना। इसका आंसर हो गया सी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इनमें से कौन सी चार्ज की प्रॉपर्टीज के लिए ट्रू नहीं है। चार्जेस कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन इक्वल और अनलाइक पेयर्स ओनली, सही है बिल्कुल, ठीक है ना। प्रॉपर साइन हैव टू बी यूज्ड व्हाइल एडिंग द चार्ज ऑफ द सिस्टम, बिल्कुल सही है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन अ बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव चार्ज, नहीं। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो बच्चों नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसका जो आंसर है वो सी है, सी ट्रू नहीं है ना, और ये तो सही है, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज कैरिड ऑन द आयन, बिल्कुल सही है। चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। कॉज ऑफ चार्जिंग क्या है बच्चों, चार्ज कैसे आता है बॉडी पे, ओनली इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, तो इसका ऑप्शन होगा बी। तो बच्चों मैंने चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस स्टडी क्वेश्चंस किए हैं, ऐसे हम और चैप्टर्स के करेंगे क्वेश्चन। आपको भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही है, थैंक यू।